Hello and welcome to all of you in my channel Education and Learning Blue Chip Finance। और इस वीडियो के अंदर हम स्टैटिस्टिक्स 1 HSSC 1 का जो पेपर है 2010 का, उसके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन इंक्लूडिंग मोमेंट्स, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस, तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल होंगी। इसको हम डिस्कस करेंगे और ये पहले भी वीडियोस के अंदर ये बात डिस्कस हो चुकी है कि अबाउट 40 to 50 मार्क्स का पेपर जो है वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इंट्रोडक्शन एंड डिस्पर्शन, इस पोर्शन से रिलेटेड आपको पूछा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट क्वेश्चंस इसके देखते हैं कि राइट ब्रीफली द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन डिफरेंट फील्ड। तो स्टैटिस्टिक्स, दुनिया के अंदर कोई फील्ड ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर स्टैटिस्टिक्स ना इन्वॉल्व हो। ये आपकी मेडिकल साइंसेज में भी, कॉमर्स, ट्रेड, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, साइकोलॉजी, हर दुनिया की हर फील्ड के अंदर स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया जाता है। जहाँ पर भी डाटा इन्वॉल्व होगा इनफैक्ट रिसर्च के अंदर, तो वहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का यूज़ लाजमी तौर पे होगा। और इस दौर के अंदर जिससे हम गुज़र रहे हैं, यू नो वेल कि कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है कि जो रिसर्च के बग़ैर आगे बढ़ सके। रिसर्च हम रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में रिसर्चेस जो हैं वो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, और उन रिसर्चेस की जो बेनिफिट्स हैं वो भी हम आए दिन अपने सामने नई नई चीज़ें जो हैं, चाहे वो मेडिसिन की फील्ड हो, चाहे वो कोई टेक्नोलॉजी की फील्ड हो, तो आपके सामने नज़र से गुज़रती हैं। तो स्टैटिस्टिक्स प्लेज अ वाइटल रोल इन एवरी फील्ड्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। Statistics has important role in determining the existing position of per capita income, unemployment, population growth rate, housing, schooling, medical facilities, etc. in a country. Now statistics holds a central position in almost every field like industry, commerce, trade, physics, chemistry, economics and lot of other subjects. So application of statistics is very wide. तो ये एक कॉन्सेप्ट आपके सामने मैंने रखा है, आप इसको अपने वर्ड्स के अंदर भी लिख सकते हैं। और सिंपली ये याद रखें कि कोई दुनिया की ऐसी फील्ड नहीं है कि जिसके अंदर स्टैटिस्टिक्स जो है वो अपना रोल प्ले ना कर रही हो। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूस वेरिएबल। तो एक बात बड़ी आसान सी इस चीज़ के बारे में समझ लें कि डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस। डिस्क्रीट हमेशा काउंटेबल वेरिएबल होगा या डाटा होगा, और कॉन्टीन्यूस जो है वो हमेशा मेजरेबल होगा। तो काउंट के अंदर आप जितने भी ऐसे हेड्स हैं आप उनको डिस्कस कर सकते हैं। कॉन्टीन्यूस के अंदर चूँकि वो मेजरेबल डाटा होता है, तो उसको हम मेजरमेंट के लिहाज से, जैसे लेंथ है, जैसे हाइट है, ये आप कॉन्टीन्यूस के अंदर ले सकते हैं। A variable which can assume only some specific values within a given range is called discrete variable। और फॉर एग्जांपल चूँकि मैंने कहा था काउंटेबल, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, नंबर ऑफ़ हाउसेज इन अ स्ट्रीट, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन अ फैमिली एट्सेट्रा, ये तमाम एग्जांपल्स हैं काउंटेबल की। और इट कैन नॉट अकर इन डेसिमल, ये डेसिमल के अंदर नहीं आएगा। तो वेरिएबल विच कैन एज्यूम एनी वैल्यू विद इन अ गिवन रेंज इज़ कॉल्ड अ कंटिन्यूस वेरिएबल। फॉर एग्जांपल एज ऑफ पर्सन, स्पीड ऑफ कार, टेम्परेचर एट अ प्लेस, इनकम ऑफ अ पर्सन, हाइट ऑफ अ प्लांट, लाइफ टाइम ऑफ अ टीवी ट्यूब एट्सेट्रा। उसके बाद आ जाएगा जी डिफाइन क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन इज सिंपली द कन्वर्जन ऑफ अनग्रुप डाटा इनटू ग्रुप डाटा, और इट इज़ सिंपली प्रेजेंट द डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स और इन टेबुलर फॉर्म हैविंग रोज एंड कॉलम्स। तो इस प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन का नाम देंगे जिस वक्त हम किसी अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा के अंदर कन्वर्ट करते हैं और रोज़ और कॉलम्स की शक्ल में उनको हम प्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रोसेस को एक टेबुलर फॉर्म में जिस वक्त प्रेजेंट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन का नाम देते हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है, राइट डाउन द क्लास बाउंड्रीज, मिड पॉइंट्स एंड क्लास विड्थ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस।
तो ये हम जो एक्सटेंसिव क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी ये हम प्रोसेस करते हैं, तो ये बड़ा इजी है। जैसे फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट क्लास दी गई है 8 to 12 एंड 13 to 17, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे जी कि जो फर्स्ट क्लास है उसकी अपर लिमिट और सेकंड क्लास की लोअर लिमिट, इन दोनों को करेंगे माइनस। 13 माइनस 12 इक्वल्स टू 1, 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0.5। तो 0.5 हम लेफ़्ट साइड से माइनस करेंगे, राइट साइड के ऊपर हम इसको ऐड करेंगे, तो रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा जी क्लास बाउंड्रीज। 8 माइनस 0.5 इक्वल्स टू 7.5, 12 प्लस 0.5 इक्वल्स टू 12.5, 13 माइनस 0.5 12.5 एंड 17 प्लस 0.5 17.5। तो दूसरी चीज़ जो पूछी गई कि क्लास मार्क है जी, दोनों को आप चाहे क्लास बाउंड्रीज़ को करें चाहे क्लासेस को करें, दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दें 2 के साथ। तो 12 प्लस 8 20, 20 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 10। इसी तरह 17 प्लस 13 इक्वल्स टू 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 15 एंड द डिफरेंस ऑफ क्लास मार्क इज़ क्लास विड्थ। आप यहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ये आ जाएगी विड्थ। इसी तरह जो दूसरी हैं ये भी ऐसे ही सॉल्व होंगी, 2.5 से 3.4, 3.5 से 4.4। तो हम ये इन दोनों को माइनस कर लेंगे, 3.5 माइनस 3.4 डिवाइडेड बाई 2, और जो रिज़ल्ट आपके पास आएगा उसको आप लेफ़्ट साइड से माइनस करेंगे और राइट साइड के ऊपर आप ऐड कर देंगे। और फिर इन चाहे आप क्लास बाउंड्रीज़ ले लें चाहे आप क्लासेस ले लें, दोनों को ऐड करके उसका मिड पॉइंट लेना है, यानी कि डिवाइड कर देना 2 के साथ, तो वो क्लास मार्क होगा आपके पास। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो होगा क्लास विड्थ। इसी तरह जो थर्ड थी आपकी -3 to +3 एंड 4 to 10, तो -3 to +3 सबसे पहले तो हम इनको करेंगे माइनस। 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1, 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0.5, और -3 माइनस 0.5 ये आपके पास आ जाएगा -3.5। तो -3.5 0.58 एक साइड के ऊपर आपने लेस करना है, दूसरी साइड के ऊपर ऐड करना है, तो 3 प्लस 0.5 3.5, 4 माइनस 0.5 3.5 एंड 10 प्लस 0.5 10.5। अब इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देना 2 पे, तो 3.5 प्लस 3.5 माइनस 3.5 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 0 आएगा। इसी तरह 10.5 और 3.5 या 10 प्लस 4 इक्वल्स टू 14, 14 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 7, और क्लास विड्थ जो है वो 7 की आएगी इसके बीच में, यानी कि इनके बीच में जो हाइट ऑफ द क्लास है वो 7 होगी। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया जी, डिफाइन मीन, मीडियन एंड मोड, गिव 2 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग मीन। तो सिंपल इज़ दैट मीन, मीडियन, मोड तीनों एवरेजेस कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड हैं। जो इसके अंदर जो मीडियन है वो मिडल वैल्यू किसी भी जो अरेड डाटा है सबसे पहले उसको तरतीब में लाया जाता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जो उसकी मिडल वैल्यू है डाटा की वो मोड होगी, और मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो है वो मोड होगी, और मीडियन जो है वो किसी भी अरेड डाटा का जो मिडल वैल्यू है वो मीडियन होगी। और जो अरिथमेटिक मीन है ये है क्वोशंट ऑफ सम ऑफ द गिवन वैल्यूज़ एंड नंबर ऑफ द गिवन वैल्यूज़, यानी कि अगर हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं तो उनका सम अगर हम कर लें और उन वैल्यूज़ के नंबर के ऊपर उसको डिवाइड कर दें तो ये क्वोशंट बन जाता है, तो उसको हम बोलेंगे अरिथमेटिक मीन। तो ये तो हैं ये 3 डिफरेंट टाइप की एवरेजेस। अब इन एवरेजेस को कैलकुलेट करने के जैसे कि मीन के 2 मेथड पूछे गए हैं। तो अगर अनग्रुप, यहाँ पे चूँकि हमने अनग्रुप डाटा के लिहाज से ही लिखा है, तो एक तो पहला मेथड आ जाता है डायरेक्ट मेथड, जिसके अंदर अभी मैंने बात की कि तमाम वैल्यूज़ का सम लेकर उसको उसके काउंट के ऊपर डिवाइड कर दें, तो वो डायरेक्ट मेथड है। अगर इनडायरेक्ट में हम देखें, इनडायरेक्ट मेथड जो है वो शॉर्टकट मेथड भी कहलाता है, जिसके अंदर a प्लस सम ऑफ d डिवाइडेड बाय n। a जो है आपकी कोई सी भी x की डिज़ायर्ड वैल्यू है जो आप चाहें, और d जो है वो x माइनस a के बराबर होता है। तो ये इसका इनडायरेक्ट मेथड है।
अगर आप ग्रुप डाटा के भी फार्मूलाज लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट मेथड जो है वो आ जाएगा सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय सम ऑफ एफ, और जो इनडायरेक्ट मेथड है वो ग्रुप डाटा के अंदर हो जाएगा ए प्लस सम ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। उसके बाद जो सिक्स्थ क्वेश्चन इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया द मीन ऑफ 3 ग्रुप्स ईच कंटेनिंग 10 वैल्यूज़ आर 10, 20 एंड 30, फाइंड मीन ऑफ ऑल 30 वैल्यूज़। तो ये याद रखें कि अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है, और अरिथमेटिक मीन की ये प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशंस हैं और उन मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशंस के मीन्स अगर आपके पास हैं तो आप कंबाइन मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। और मेथड बड़ा सिंपल सा है कि आपके पास यहाँ पर 3 ग्रुप्स हैं, और इसका मतलब है कि आपके पास 3 नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस होंगी। एक को हम कहेंगे n1, एक को हम कहेंगे n2 और एक को कहेंगे हम n3। अब उन्होंने कहा जी कि हर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ईच कंटेनिंग 10 वैल्यूज़, यानी पहले ग्रुप की वैल्यूज़ भी 10 है, दूसरे की वैल्यूज़ भी 10 है, तीसरे की वैल्यूज़ भी 10 है, तो n1, n2, n3 तीनों आ जाएंगे 10। अब इनके जो मीन है, इंडिविजुअल मीन्स, पहली डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है 10, दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है 20 और थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है 30। हम अब यहाँ पर फार्मूला जनरेट कर लेंगे कंबाइन मीन का, और फार्मूला है जी n1 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट मीन प्लस n2 मल्टीप्लाई बाय सेकंड मीन प्लस n3 मल्टीप्लाई बाय थर्ड मीन। तो ये आपके पास यहाँ पर जनरेट हो जाएगा फार्मूला, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। ये डिस्ट्रीब्यूशन 2 होंगी तो ये 2 तक रहेगा, अगर ये 4 होंगी तो ये 4 तक एक्सटेंड हो जाएगा, यानी जितने ही डिस्ट्रीब्यूशंस आपके पास होंगी ये फार्मूला बढ़ता जाएगा। तो अब वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो फर्स्ट n1 है वो 10 है, जो फर्स्ट मीन है वो 10 है, n2 10 है और सेकंड मीन 20 है, n3 भी 10 है और सेकंड मीन 30 है, और ये सब इधर पुट करने के बाद जो आपके पास कंबाइन मीन आता है 3 डिस्ट्रीब्यूशंस का वो है 20। और इसका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो ये अगर मिला के देखा जाए तो 6th और 7th दोनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इससे आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में मदद मिलती है जो कि आपको अक्सर पूछी जा सकती हैं। जैसे कि अभी ये क्वेश्चन देखें तो ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं 4 तक ली जाती हैं, लेकिन आपका चूँकि शॉर्ट क्वेश्चन है आपको 2 या 3 पूछी जाती हैं, तो आप वो लिख सकते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि x की हर वैल्यू को अगर उसके मीन से माइनस किया जाए तो उसका आंसर होगा 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन अनग्रुप डाटा सम ऑफ x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू 0, और इन ग्रुप डाटा सम ऑफ f मल्टीप्लाई बाय x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू 0। तो ये बड़ा इजी है, ग्रुप में सिर्फ आपने साथ सम ऑफ f लगा देना है क्योंकि ग्रुप डाटा के अंदर फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। और सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर x की हर वैल्यू को उसके मीन से माइनस करके स्क्वायर लिया जाए, और दूसरा ऑप्शन ये है कि x की हर वैल्यू को आर्बिट्रेरी ओरिजिन से माइनस करके उसका स्क्वायर लिया जाए, यानी कि आर्बिट्रेरी ओरिजिन x की कोई ऐसी वैल्यू, आपकी डिज़ायर्ड वैल्यू अदर देन मीन से अलावा। तो डिफरेंट चीज़ें आ गई दो, कि सबसे पहली बात यह है कि x की हर वैल्यू को उसके मीन से माइनस करके स्क्वायर लिया जाए, और दूसरी बात यह आ गई कि x को आर्बिट्रेरी ओरिजिन जो कि आपकी डिज़ायर्ड वैल्यू है वो कोई भी हो सकती है लेकिन मीन नहीं होनी चाहिए, उसको अगर माइनस करके उसका स्क्वायर लिया जाए तो रिज़ल्ट में हमेशा जो मीन की डेविएशन है, स्क्वायर डेविएशन, वो हमेशा कम होगी आर्बिट्रेरी ओरिजिन की स्क्वायर डेविएशन से। तो आप कह सकते हैं कि सम ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर इज़ लेस देन सम ऑफ x माइनस ए स्क्वायर, और ग्रुप डाटा में आप इसी फार्मूला के साथ जस्ट f को साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे। और थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है कंबाइन मीन की, जो हम ऊपर क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि कंबाइन मीन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 3 डिस्ट्रीब्यूशंस हैं n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस n3 x बार 3 प्लस सो ऑन, क्योंकि ये फार्मूला के अंदर इन्फिनाइट डिस्कस होगा
तो वो सो ऑन के अंदर जाएगा कि यानी ये मज़ीद जितना भी हो ये बढ़ सकता है, डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जी अरिथमेटिक मीन की। 8th क्वेश्चन जो है वो है द मीन ऑफ 10 वैल्यूज़ इज़ 8, इफ़ अ न्यू वैल्यू इज़ इंक्लूडेड द मीन बिकम्स 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो वो आपसे पूछ रहा है जी कि द मीन ऑफ 10 वैल्यूज़ इज़ 8, कि 8 वैल्यूज़ हैं और उनका मीन है 8। अगर उसमें एक वैल्यू मज़ीद इंक्लूड की जाए, यानी कि 10 वैल्यूज़ थी यहाँ पे, तो एक इंक्लूड करने से 11 अगर हो जाएं तो उनका मीन बन जाता है 9। तो वो कहता है कि n बताएं कि वो n क्या था, तो यानी उसके वैल्यू, वो जो एक नंबर इंक्लूड हुआ है उसकी वैल्यू क्या थी। तो देखें इस क्वेश्चन को ये बड़ा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और सबसे पहली बात तो ये है कि ये सॉल्व करना इंतहाई ईजी है। अनग्रुप डाटा का मीन का फार्मूला अप्लाई होगा 2 दफ़ा, और वो 2 दफ़ा कैसे अप्लाई होगा कि सबसे पहले देखें द मीन ऑफ 10 वैल्यूज़ इज़ 8, यानी कि 10 वैल्यूज़ का जो मीन है वो 8 है। तो सबसे पहले अनग्रुप का मीन का फार्मूला अप्लाई करें जो कि बराबर है x बार इक्वल्स टू सम ऑफ x ओवर n। तो मीन ऑफ 10 वैल्यूज़ इज़ 8, तो 8 आ गया मीन की जगह और n की जगह आ गया 10। तो आप सम ऑफ x के लिए सॉल्व कर लें, यानी 10 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल्स टू 80। दोबारा से ये फार्मूला अप्लाई करें और अगली स्टेटमेंट देखें, इफ़ अ न्यू वैल्यू इज़ इंक्लूडेड द मीन बिकम्स 9। अगर एक वैल्यू मज़ीद इंक्लूड की जाए तो ये मीन 9 बन जाता है, यानी कि अब ये वैल्यूज़ 10 नहीं बल्कि 11 हो जाएंगी, और 11 मल्टीप्लाई बाई 9 इक्वल्स टू 99। तो अब एक तो सम ऑफ एक्स आपके पास है 80 और एक है सम ऑफ एक्स 99, इन दोनों को माइनस करें तो आपको मालूम हो जाएगा कि जो न्यू वैल्यू इंक्लूड हुई है उसकी वैल्यू है 19। 9th क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया जी, डिफाइन डिस्पर्शन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले तो डिस्पर्शन के बारे में बात कर लें कि डिस्पर्शन जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का काम है एक डाटा का सेंट्रल पॉइंट लोकेट करना, यानी कि एवरेज कैलकुलेट करना, जबकि डिस्पर्शन का काम ये है कि उस डाटा के बीच में जो स्प्रेड पाया जाता है, जो डिस्पर्समेंट है, जो स्कैटर्डनेस है, जो फैलाव है उस डाटा का, उसको कैलकुलेट करती है डिस्पर्शन, या इस पूरे प्रोसेस को हम डिस्पर्शन का नाम देते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्शन या मेजर ऑफ डिस्पर्समेंट। तो डिस्पर्शन इज अ मेजर ऑफ स्कैटर्डनेस और डिस्पर्समेंट ऑफ द डाटा। ब्रॉडली there are two types of dispersion. One is called absolute dispersion, which measures the dispersion in absolute terms, and other is relative dispersion, which measures the dispersion in relative terms. अब इस डिस्पर्समेंट को जो कैलकुलेट करने के मेथड हैं वो दो हैं। एक है एब्सोल्यूट डिस्पर्शन जो कि एब्सोल्यूट टर्म्स में इसी डिस्पर्समेंट को कैलकुलेट करती है, इस फैलाव को डाटा के, और एक है रिलेटिव डिस्पर्शन जो कि रिलेटिव टर्म में इसको कैलकुलेट करती है। अब जो रिलेटिव टर्म की डिस्पर्शन होगी उसको याद रखें कि उसके फार्मूला या उस डिस्पर्शन के नाम के शुरू में कोफिशिएंट का लफ्ज़ ज़रूर आएगा, और जो एब्सोल्यूट टर्म में डिस्पर्शन कैलकुलेट की जाती है उसमें उसमें कोफिशिएंट का नाम नहीं आएगा। तो ये फ़र्क है एब्सोल्यूट और रिलेटिव डिस्पर्शन के अंदर। अब मीन डेविएशन को अगर देखा जाए और स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर देखा जाए तो ये दोनों जो हैं ये आपकी एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, और मीन डेविएशन का अगर फार्मूला हम देखें तो वो है सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इग्नोरिंग माइनस साइंस डिवाइडेड बाय एन। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, ये इसका फार्मूला है सम ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सम ऑफ एक्स ओवर एन होल स्क्वायर होल अंडर रूट। तो ये दोनों जो मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन है ये एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है। अब डिस्पर्शन की थोड़ी सी और बात भी यहाँ पे करते जाएं। आपके लेवल के ऊपर इतनी बात काफ़ी है, लेकिन प्रैक्टिकली हम डिस्पर्शन को कैलकुलेट क्यों करते हैं? अगर मैं कहूँ कि डिस्पर्शन जो है ये मेजर ऑफ रिस्क है, तो या आप ये कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी, मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी है कि जितनी डिस्पर्शन कम आएगी
वो जिस चीज़ के बारे में भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मगर अगर मैं कहूँ कि हम इंटरेस्ट रेट का डाटा अगर हमारे पास है तो हम उसकी डिस्पर्शन जिस वक्त कैलकुलेट करते हैं तो वो अगर ज़ीरो के नज़दीक है तो इसका मतलब है कि ये इंटरेस्ट रेट स्टेबल है, यानी कि इसके अंदर जो वेरिएशन है वो इंतहाई कम पाई जाती है। लेकिन जितना आप वेरिएशन या डिस्पर्समेंट ज़्यादा आएगी तो उसका मतलब ये है कि इन इंटरेस्ट रेट्स के अंदर जो अनसर्टेनिटी है, जो फ्लक्चुएशन है, वो बहुत ज़्यादा है। तो वो एज बीइंग एन इन्वेस्टर अगर मैं देखूं तो मेरे लिए वो बड़ी अनरिलायबल सी सिचुएशन होगी। तो इन चीज़ों के बाकायदा मीनिंग है अपने ये हायर स्टेजेस के ऊपर जाकर आप इनको ज़रूर पढ़ें। इनको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये हम आखिर कैलकुलेट क्यों करते हैं, इनको कैलकुलेट करना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। तो एक इस लेवल के ऊपर आप सिंपल सी एक बात समझ लें कि इट्स अ मेजर ऑफ रिस्क। जितनी डिस्पर्समेंट ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वो चीज़ रिस्की होगी। अगर एज बीइंग एन इन्वेस्टर देखा जाए तो वो चीज़ जो है जिसकी डिस्पर्समेंट ज़्यादा है मेरे लिए वो चीज़ उसमें इन्वेस्ट करना उतना ही ज़्यादा रिस्की होगा। लेकिन अगर आप फाइनेंस की हायर स्टडीज़ के अंदर जाकर देखेंगे तो आपको एक और बात मालूम होगी कि रिटर्न जो है वो प्रोपोर्शनली रिलेटेड होता है रिस्क के साथ। जितना आप रिस्क ज़्यादा उठाते हैं उतना रिटर्न भी, पॉसिबल रिटर्न, लॉस भी हो सकता है लेकिन उसका पॉसिबल रिटर्न जो है वो भी ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिफाइन स्क्यूनेस, पॉजिटिव स्क्यूनेस एंड नेगेटिव स्क्यूनेस। ये बात भी बड़ी डिस्कस हो चुकी है पहले, लेकिन इसको फिर रीटच करते हैं। सबसे पहले तो सिमेट्रिकल डाटा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा, वन इज़ कॉल्ड सिमेट्रिकल एंड वन इज़ कॉल्ड असिमेट्रिकल डाटा। Symmetrical data is a data in which mean, median and mode, these three are equal. तो हम कहेंगे जी ये symmetry के अंदर है ये डाटा। लेकिन when mean, median and mode are not equal, then we can say that this data is asymmetrical data. स्टार्ट में आप a डाल देंगे तो ये बन जाएगा asymmetrical data। अब जो तो है सिमेट्रिकल डाटा उसके अंदर स्क्यूनेस नहीं होगी। स्क्यूनेस का मतलब है झुकाव एक तरफ। तो अगर एवरेजेस बराबर हैं तो उसमें झुकाव तो नहीं होगा, तो उसके अंदर तो फिर स्क्यूनेस भी नहीं आएगी। लेकिन जो असिमेट्रिकल डाटा है उसके अंदर स्क्यूनेस आएगी। और स्क्यूनेस है दो टाइप की, वन इज कॉल्ड पॉजिटिव स्क्यूनेस एंड वन इज कॉल्ड नेगेटिव स्क्यूनेस। पॉजिटिव स्क्यूनेस वो स्क्यूनेस है जिसके अंदर मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। और इसको रिवर्स अगर ले दें तो वो नेगेटिव स्क्यूनेस हो जाएगी, यानी मीन इज लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन मोड। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, वो है जी आपका फाइंड बॉयलेज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस गिवन। सबसे पहले तो बॉयलेज का फार्मूला, स्टैटिस्टिक्स के अंदर दो बातें याद रख लें। नंबर 1 फार्मूलाज, नंबर 2 कॉन्सेप्ट्स, कि आप जो चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं उनके मीनिंग्स क्या हैं। और स्क्यूनेस जो है ये अभी ऊपर बात हुई है स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस क्या है जी कि डेविएशन ऑफ अ सिमेट्री के जो तरतीब है उससे डेविएट होने को स्क्यूनेस बोलेंगे। और स्क्यूनेस दो टाइप की है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इस स्क्यूनेस को कैलकुलेट करने के जो वैसे तो और मेथड्स भी हैं, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर मेथड्स हैं वो एक कार्ल पियर्सन का मेथड है जिसके अंदर दो फार्मूलाज डिस्कस किए जाते हैं, और एक बाउले का मेथड है। कार्ल पियर्सन के जो दो फार्मूलाज हैं, एक है मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरा मेथड है 3 मल्टीप्लाई बाय मीन माइनस मीडियन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। और बाउले का जो फार्मूला है वो है क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले तो डाटा देख लें। क्वार्टाइल 1 है जी 53.67, मीडियन इज़ 65, क्वार्टाइल 3 इज़ 76.33। इन तमाम डाटा को इस फार्मूला के अंदर पुट करें और आपके पास निकलेगी स्क्यूनेस 0। इस ज़ीरो का मतलब ये है कि ये डाटा सिमेट्रिकल डाटा है, इसके अंदर मीन, मीडियन, मोड तीनों आपस में बराबर है। अगर ये प्लस में आता तो ये पॉजिटिव स्क्यूनेस होता, अगर ये माइनस में आंसर आता
तो ये नेगेटिव स्क्यूनेस होता। क्वेश्चन नंबर 12, सम ऑफ x इक्वल्स टू 180, वेरियंस चूँकि एस स्केयर से रिप्रेजेंट करते हैं हम वेरियंस को, तो वो 36 है। n इक्वल्स टू 5, फाइंड सम ऑफ x स्केयर। तो सिंपल इज़ दैट, आपको वेरियंस का फार्मूला याद रखना पड़ेगा। वेरियंस का फार्मूला जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरियंस जो है ये दो ऐसे मेजर हैं डिस्पर्शन के जिनको याद रखना बड़ा इजी है। क्यों कि अगर आप एक फार्मूला याद करेंगे तो दूसरा आपको अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। वो कैसे कि अगर हम अभी डिस्कस किया कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है सम ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सम ऑफ एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर होल अंडर रूट। तो अगर आप पूरे से अगर आप अंडर रूट हटा देते हैं तो वो वेरिएंस बन जाएगा। तो सम ऑफ एक्स स्क्वायर आपने मालूम करना है और वेरिएंस है आपके पास 36, हमने यहाँ पे पुट कर दिया, इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स स्क्वायर। वी डोंट नो अबाउट सम ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट, and n is equals to 5 minus sum of x equals to 180 and n5 whole square। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लेंगे, बनेगा 1296। आफ्टर दैट ये जो 36 है इसको आप -1296 को ले जाएं इस तरफ। when it goes to the other side of the equation this minus will replace to plus। तो sum of x square over 5 equals to 36 plus 1296, it will become 1332 and solve for sum of x square। 5 is dividing here with sum of x square, when it goes to the other side of the equation it will be multiplied, so sum of x square equals to 1332 multiplied by 5 equals to 6660। Now we come to the extensive question of paper 2010। here is the group data which is given in the question, 10 to 25, 25 to 40 and so on, and frequency is also given 6, 20, 44, 26, 3, 1। हमें कैसे मालूम होता है कि ये ग्रुप डाटा या अनग्रुप? सिंपल इज़ दैट कि अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो ये हमारे लिए ग्रुप डाटा है और हमने कैलकुलेट करना है जी मीन, मीडियन एंड जियोमेट्रिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, और द फार्मूला इज़ द की। फार्मूला अगर आपको याद है, जैसे कि मीन है तो सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ, मीडियन एल प्लस एच ओवर एफ मल्टीप्लाई बाय एन बाई 2 माइनस सी, ज्योमेट्रिक मीन एंटी लॉग सम ऑफ एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। तो हम ये टेबल जो है ये फार्मूलाज के मुताबिक जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे क्लासेस ऊपर आ जाएंगी, फ्रीक्वेंसी आ गई नेक्स्ट कॉलम में। अब यहाँ पे सबसे पहले चीज़ देखें कि क्या क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट करने की ज़रूरत है? नहीं। तो हम आगे चलते हैं और सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो x को कैलकुलेट करना, यानी क्लास मार्क। तो सिंपल है, बहुत दफ़ा डिस्कस हो चुका है। दोनों को प्लस करें, क्लासेस को डिवाइड कर दें 2 के साथ। 25 प्लस 10 35, 35 डिवाइड बाई 2 17.5, 40 प्लस 25 65 डिवाइड बाई 2 32.5 एंड सो ऑन। चूँकि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 32.5 और 17.5, 32.5 माइनस 17.5, तो ये आ जाएगा 15। तो 15 का डिफरेंस है, 15 हमारे लिए है h, यानी हाइट ऑफ द क्लास या विड्थ ऑफ द क्लास जो है वो 15 है। हमें यहाँ से भी मालूम हो सकता है। तो उसके बाद जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एफ एक्स, क्योंकि ये मीन के अंदर हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो f मल्टीप्लाई बाय x, ये कैलकुलेट करने के बाद सम ले लें जो आएगा 4795। तो पहली चीज़ आपकी कैलकुलेट हो जाएगी यहाँ तक, 4795 डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू 47.95। जो नेक्स्ट चीज़ है उसके लिए सबसे पहले तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का होना ज़रूरी है, क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के ज़रिए हम सबसे पहले क्लास को चूज़ करेंगे मीडियन की। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 6 पहले यहाँ पे ले लें और हर अगली फ्रीक्वेंसी को पिछली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐड करते जाएं, यानी 6 प्लस 20 इक्वल्स टू 26, 26 प्लस 44 इक्वल्स टू 70, 70 प्लस 26 इक्वल्स टू 96 एंड सो ऑन। And if your last cumulative frequency is equals to sum of f, it means that your cumulative frequencies are correct। अब हम चलते हैं जी मीडियन की तरफ, l plus h over f n by 2 minus c। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट दिस वन, n by 2,
n is equals to sum of f and 100 divided by 2 equals to 50. So 50, so मॉडल क्लास आपकी कौन सी होगी? इस 50 को आपने लोकेट करना है इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में. क्या ये 6 में फॉल करता है? नो. क्या ये 26 में फॉल करता है? नो. ये फॉल करता है 70 में. तो ये आपकी मॉडल क्लास होगी, यानी कि इस क्लास में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. तो आपकी जो L है लोअर क्लास बाउंड्री, इट विल बी 40 प्लस H इज़ द हाइट और विड्थ ऑफ द क्लास. यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं. ये है 15. देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 15 between these values. So H is 15 divided by F. F is frequency in front of model class, तो 44 है. N by 2 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि है 50. और C एक ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी मॉडल क्लास से, क्योंकि ये 50 और 70 आपस में इक्वल नहीं है, तो ये 26 हम ले लेंगे C के, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास जो मीडियन है वो आएगा 48.18. थर्ड रिक्वायरमेंट जो है वो है आपकी ज्योमेट्रिक मीन. तो सबसे पहले चूंकि ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू एंटी लॉग सम ऑफ f log x डिवाइडेड बाय सम ऑफ f. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू टेक log ऑफ x. 17.5 का log जो है ये आप कैलकुलेटर्स में बड़ा इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं. और आप जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहला x जो है वो है आपके पास 17.5. तो 17.5 log 1.24303 एंड समथिंग, सो हमने राउंड फिगर में ले लिया 1.24304. तो सबसे पहले इनके log लेंगे, फिर उसके बाद हर log ऑफ x को उसके रिस्पेक्टिव f के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है एंड रिजल्ट विल बी f log x. और इसको सम करेंगे तो सम ऑफ f log x 165.797 डिवाइडेड बाय सम ऑफ f विच इज़ 100. तो ये आपके पास आ जाएगा जी एंटी लॉग ऑफ 1.65797. तो एंटी लॉग जिस वक्त आप लेंगे इसका 1.65797, सिंपली आपके कैलकुलेटर्स में शिफ्ट प्रेस करके लॉग होगा, शिफ्ट लॉग 1.65797, और ये आपके पास आ जाएगा 45.4957. तो ये तीन चीज़ें थी जी इसकी एक्सटेंसिव क्वेश्चन में. बी पार्ट है इसका. इन अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट x इक्वल्स टू 5. तो यहाँ से हमें मालूम हुआ कि डेविएशन मेथड यूज़ किया गया कि x इक्वल्स टू 5 को चूज़ करके, यानी a लिया गया इसको, और उसमें से x की वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपके पास फर्स्ट रॉ मोमेंट्स आई 4. फर्स्ट मोमेंट है 2, सेकंड मोमेंट है 20, थर्ड मोमेंट है 40 एंड फोर्थ मोमेंट इज़ 50. तो ये आपके पास आ गए जी 4 मोमेंट्स. शो दैट मीन इज़ 7. तो सबसे पहले जो फर्स्ट रॉ मोमेंट होती है वो डेविएशन मेथड के अंदर वो बराबर होती है सम ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ के. और अगर मीन को देखा जाए डेविएशन मेथड में तो वो बराबर होता है a प्लस सम ऑफ एफ डी ओवर सम ऑफ एफ. तो a किसको लिया गया 5 को, और फर्स्ट मोमेंट सम ऑफ एफ डी ओवर सम ऑफ एफ किसके बराबर है 2 के. तो a जो कि है 5 प्लस सम ऑफ एफ डी ओवर सम ऑफ एफ इक्वल्स टू 2. तो ये प्रूव हो जाती है ये बात कि ये आपकी फर्स्ट जो आपकी मोमेंट है और डेविएशन जो डिजिट है 5 उसको प्लस करने से ये आपका मीन जो है वो 7 है. दूसरी बात जो पूछी गई है वेरिएंस इज 16, और वेरिएंस जो है ये साबित करें कि ये 16 है. तो उसके लिए वेरिएंस के लिए आपको सेकंड मोमेंट का होना आपके पास ज़रूरी है, और सेकंड मोमेंट हम कैलकुलेट करेंगे रिलेशन से. सेकंड मोमेंट किसके बराबर, ये याद रखेंगे रॉ मोमेंट्स हैं. जो मोमेंट अबाउट मीन है उसके लिए रिलेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा. उसके लिए आपको सेकंड मोमेंट का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा जो कि बराबर है सेकंड रॉ मोमेंट माइनस फर्स्ट रॉ मोमेंट स्क्वायर. तो सेकंड रॉ मोमेंट क्या है जी 20 माइनस फर्स्ट रॉ मोमेंट स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 20 माइनस 4 इक्वल्स टू 16.
तो वेरिएंस और सेकंड मोमेंट जो है आपकी अबाउट मीन वो बराबर होती है वेरिएंस के। तो ये करेक्ट है कि ये जो वेरिएंस है ये 16 है। उसके बाद कहा गया जी कि एंड द थर्ड मीन मोमेंट इज -64, इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली और नेगेटिवली स्क्यूड। अब थर्ड मोमेंट जो है वो उसके लिए वैसे इन्होंने कैलकुलेटेड दे दिया, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप प्रूव कर सकते हैं इस बात को। याद रखें कि फर्स्ट रॉ मोमेंट की मदद से आप मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, सेकंड मोमेंट की मदद से आप वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं, और थर्ड मोमेंट की मदद से आप स्क्यूनेस फाइंड आउट कर सकते हैं कि आया कि डाटा जो है वो सिमेट्रिकल है, पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। -64 का मतलब ये है कि ये नेगेटिवली स्क्यूड है। अगर ये प्लस होता तो पॉजिटिवली स्क्यूड होता, अगर ये 0 होता तो इसका मतलब था ये सिमेट्रिकल डाटा है। तो थर्ड मोमेंट कैलकुलेटेड इन्होंने दे दिया, लेकिन आप ख़ुद भी कैलकुलेट करके कंफर्म कर सकते हैं। थर्ड ये था सेकंड मोमेंट का फार्मूला, और ये जो है थर्ड मोमेंट का फार्मूला जो कि बराबर है रॉ मोमेंट 3 -3 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट रॉ मोमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकंड रॉ मोमेंट +2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट रॉ मोमेंट क्यूब। तो आपके पास जो मोमेंट 3 है वो है 40 आपने पुट कर दिया, -3 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एंड सेकंड मोमेंट। फर्स्ट मोमेंट है आपके पास 2 और सेकंड मोमेंट है 20, तो 2 और 20 +2 फर्स्ट मोमेंट क्यूब, फर्स्ट मोमेंट है आपका 2 और 2 का क्यूब लिया, तो ये आपके पास आएगा -64, जो कि वैसे भी उन्होंने क्वेश्चन में बता दिया। तो ये बताता है जी कि ये नेगेटिवली स्क्यूड है। तो उसके बाद MCQs हैं जो इसके, वी मस्ट अरेंज द डाटा बिफोर कैलकुलेटिंग। तो मीडियन एक ऐसी चीज़ है कि जिसको कैलकुलेट करने से पहले डाटा को अरेंज करना ज़रूरी है। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ सीरीज ऑफ 4 आइटम्स इज़ 10.2, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द आइटम्स शेल बी। तो ये सिंपली आप इसकी पावर ले लें 1/4, तो ये आपको मालूम हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन है इसका 10824.3216। द मीन डेविएशन ऑफ द स्कोर्स 12, 15, 18 इज। अब सबसे पहले मीन डेविएशन का पहले तो फार्मूला पता होना चाहिए। मीन डेविएशन का जो फार्मूला है वो है सम ऑफ x माइनस x बार। यहाँ पर इसका फार्मूला जो है वो मैं मेंशन कर देता हूँ कि मीन डेविएशन का जो फार्मूला है वो क्या होगा। तो मीन डेविएशन का फार्मूला जो है जी वो होगा सम ऑफ यहाँ पर आप इसको मेंशन करें x माइनस x बार डिवाइडेड बाय n के। तो ये फार्मूला है इसका, मीन डेविएशन का ये फार्मूला है। तो अब यहाँ पर ये 6 डिवाइड बाय 3 कैसे आया, देखें। सबसे पहले तो हमने इसका मीन कैलकुलेट कर लेना है, यानी कि 12 + 15 + 18, और 12 + 15 + 18 जो है ये हो जाएगा 45, और डिवाइडेड बाय 3 आपके पास आ जाएगा मीन 15, यानी चूंकि मीन जो है वो सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n है, तो ये 45 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, यानी कि 15। अब हम हर x की वैल्यू को मीन से डेविएट करेंगे, माइनस करेंगे, लेकिन अगर माइनस साइन आएगा तो उसको इग्नोर करेंगे, यानी 12 - 15 इक्वल्स टू -3, बट वी विल नॉट कंसिडर माइनस साइन। 15 - 15 equals to 0, 18 - 15 equals to 3, so 3 + 3 equals to 6. So sum of x minus x bar while ignoring minus signs equals to 6 divided by n, that is 3, 1, 2 and 3, and mean deviation will be 2. So correct option is option D, and that is 2. Next MCQ, which of the following is negatively skewed? So mean is less than median, median is less than mode. क्योंकि ये अगर आप देखें तो ये सिमेट्री के बारे में बता रहा है, इसमें कोई स्क्यूनेस नहीं है।
जब मीन मीडियन मोड आपस में इक्वल हों तो डाटा सिमेट्रिकल होता है, तो सिमेट्रिकल डाटा में स्क्यूनेस नहीं होती। मीन इज़ ग्रेटर दैन मीडियन, मीडियन इज़ ग्रेटर दैन मोड, ये हमें बता रहा है जी पॉजिटिव स्क्यूनेस के बारे में। इसका कोई मीनिंग नहीं है Q1 माइनस मीडियन इज़ ग्रेटर दैन मीडियन। और ये आपका जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है, ये नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता रहा है। मीन इज़ लेस दैन मीडियन, मीडियन इज़ लेस दैन मोड। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा याद रखें कि चेंज ऑफ ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होती है। और अ स्टैटिस्टिक विच इज़ नॉट मेजरेबल इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट जो है उसको कोई कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उसकी वैल्यू ने चेंज होना ही नहीं है। तो लास्ट है जी, इफ़ द थर्ड मोमेंट अबाउट मीन इज़ ज़ीरो देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज़। तो थर्ड मोमेंट के बारे में पहले भी बात की जा चुकी है कि थर्ड मोमेंट जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, सेकंड और थर्ड। सेकंड मोमेंट टेल्स अस अबाउट वेरिएंस एंड थर्ड मोमेंट टेल्स अस अबाउट स्क्यूनेस। अगर तो आंसर थर्ड मोमेंट का ज़ीरो आता है तो उसका मतलब है कि यहाँ पे स्क्यूनेस नहीं है। तो अगर स्क्यूनेस नहीं है तो वो डाटा सिमेट्रिकल है और करेक्ट ऑप्शन भी इसका ये है। लेकिन अगर यहाँ पर थर्ड मोमेंट अगर ज़ीरो से ग्रेटर हो यानी प्लस में हो तो वो पॉजिटिव स्क्यूनेस के बारे में बताता है, अगर लेस देन ज़ीरो हो यानी माइनस में हो तो नेगेटिव स्क्यूनेस के बारे में बताता है। तो थर्ड मोमेंट यहाँ पे ज़ीरो कही गई है तो इसका मतलब है कि डाटा सिमेट्रिकल है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, सिमेट्रिकल। तो ये थी जी 2010 का सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन इंक्लूडिंग मोमेंट्स, स्क्यूनेस, कोर्टोसिस, तमाम चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। और 40 से 50 नंबर का पेपर जो है इन टॉपिक्स के बीच में से बनता है। और यानी कि इससे ये कहा जा सकता है कि इस टॉपिक के ऊपर, ये वैसे भी बेसिक है, इसके ऊपर ग्रिप रखना बहुत ज़रूरी है। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। And till the next video, stay blessed, take care of yourself and other persons around you. Thank you.